गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आपके पास आया हूँ सोशल साइंस का 10वीं सीटिंग के लिए। और मैं आपके साथ आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जिससे जीवन संभव है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ इस तरह का माहौल में रहते हैं। वैश्विक महामारी में हम लोग जो आज ऑनलाइन क्लास में फिर से आए हैं, इसमें हम लोग देखते हैं आज कक्षा 7 के लिए एक किताब है पर्यावरण और हम। तो इस पर्यावरण और हम में देखेंगे अध्याय 5 का जलमंडल। जल से आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो जलमंडल जो है एक ऐसा चीज है, हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि जो कंटेंट बनाते हैं उसमें ज़्यादा बड़ा होने से बड़ा दिक्कत होता है, तो मैं प्रयास करूंगा कि कम समय में अच्छी चीज़ आपको बता दूं और आप जो समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धरातल पर उपस्थित सभी प्रकार की जल राशियों के समूह को जलमंडल कहते हैं। यानी इस धरती पर जितने प्रकार के जल वाले स्थान हैं, चाहे वो नदी, तालाब, कुआं, झरना, हवा में भी पानी है, सागर, महासागर, ये सभी जहां जल की प्रवाह होती है, ये सब क्या है? जलमंडल कहलाते हैं। तो जल के स्थान में परिवर्तन होते रहता है ना। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक चीज इसमें हम लोग देखेंगे जल चक्र को। हम लोग यहां पर बनाते हैं एक सूरज बनाते हैं, ये सूरज हुआ है ना। बादल बनाते हैं, ये नदी, तालाब, झरना है। तो इस तरह से यहां से पानी जो है क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। ये जलाशय है, यहां से वाष्पीकरण होता है। जब सूरज का किरण इसमें पड़ता है इस पानी में, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, झरना हो, कुआं हो, खेत हो, खलिहान हो, इनमें जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो यहां से ये पानी का जो लेयर होता है वाष्प बनता है, और वाष्प बन के धीरे 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 कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। और वहां जाकर के संघनन करता है। क्या होता है? संघनन होता है, ठंडा होता है, बादल का रूप धारण करता है और छोटे छोटे कण में विभाजित हो जाता है, बंट जाता है। और वही फिर धीरे धीरे क्या होता है? वर्षण के रूप में वो फिर से नीचे आता है और नदी, तालाब, झरना में फिर से आकर के खेत खलिहान से बहते हुए, पहाड़ पर्वत से बहते हुए वो नीचे आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टली जलाशय से ऊपर सूरज की गर्मी से वो ऊपर उठता है। उसके बाद जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पत्तों के द्वारा भी, क्योंकि पत्तों में काफी छिद्र होता है, वहां से भी वो वाष्पित होता है और वहां से भी वो आगे ऊपर उठता है। तो पृथ्वी, अगर हम लोग देखते हैं कि जल चक्र किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर उपस्थित जल प्रवाह महासागर हो, वायुमंडल, स्थल के बीच लगातार होता रहता है और उसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी पर जो जल आज से हम हजारों साल पहले जो उपस्थित है, यहाँ पर पानी पृथ्वी में आज की नहीं है, हजारों साल पहले से यहाँ पानी है। वही पानी, वही जल जो है चक्रण होते रहता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इसी को जल चक्र कहते हैं। क्योंकि ये सूरज की गर्मी से परिवर्तित होते रहता है, ऊपर से नीचे वायुमंडल में चला जाता है, जलवाष्प ठंडा होकर संघनित होता है, बादल का रूप लेता है और फिर अनेक रूप में, जैसे वर्षा, जैसे ओला, हिमपात, ओस, इन सब के रूप में वो फिर धरातल पर वापस आता है। तो अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर जल का वितरण। तो पृथ्वी पर जल का वितरण बहुत ही बारीकी से इसको बताया गया है कि महासागर में 97.3% है, हिमानी यानी बर्फ के रूप में 2.0% है, जमीन के अंदर धसा हुआ भूमिगत जल जिसको हम लोग बोलते हैं 0.68% है, झील का अलवन जल जो है 0.009% है, उसी तरह से स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील जो है 0.099% है, वायुमंडल यानी हवा में भी कुछ कण पानी के अंश हैं, नदी में भी कुछ हैं। तो इस तरह से जल का वितरण किया गया है। अब हम लोग देखते हैं
कि जल का लगभग 97% जो है केवल सागर महासागर में है ना, और 2% जल ही जो है हम लोग भूमिगत है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि महासागरीय जल की गति, तो जल की गति होती है, जिस तरह से पृथ्वी का गति होता है उसी तरह से महासागरीय जल की भी गति होती है। दूर से देखने पर प्रतीत होता है कि समुद्र का पानी स्थिर है, बट नहीं, समुद्र का पानी भी जो है वो गतिमान है, वो चलते रहता है, गतिशील रहता है हर समय। और इसके 3 गति हैं, महासागरीय जल के 3 गति हैं। पहला गति क्या है, तो हम लोग देखते हैं तरंग। पहला गति क्या है, तरंग है। और दूसरा गति जो है वो है ज्वार भाटा। पहला है तरंग, दूसरा है ज्वार भाटा, और तीसरा है महासागरीय धारा। तीसरा है महासागरीय धारा। तो हम लोग देखते हैं तरंग। तो तरंग किसे कहते हैं, तो महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, और इसे ही हम तरंग कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, इसके कारण लगभग 15 मीटर ऊंचाई तक उठ जाता है, ज्वारीय तरंग इसको कहते हैं। इसके साथ सुनामी भी होता है। इस तरह से दूसरा हम लोग देखते हैं ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा में हम लोग क्या देखते हैं, तो महासागरीय जल का ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना। यह जब सागरीय जल ऊपर उठकर तट की ओर आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, है ना। उसके बाद वही सागरीय जल जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ज्वार भाटा का महत्व, या फिर दूसरा में क्या है, महासागरीय धारा। तो महासागरीय धारा क्या है, महासागर की सतह पर निश्चित दिशा में चलने वाली, जो नियमित रूप से बहने वाली जो जल होती है, उस जल को महासागरीय धारा कहते हैं। और महासागरीय धारा वास्तव में महासागर में बहती हुई एक नदी के समान आगे की ओर बढ़ती है, और धाराओं में 2 प्रकार की धारा उसमें तैयार होता है। एक होता है उष्ण गर्म धारा, दूसरा होती है ठंडी यानी शीत धारा, है ना। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये छोटा सा जलमंडल का भाग जो है कितना कामयाब है और कितना अच्छा है। इसे अगर हम देखते हैं तो परीक्षा में तरह तरह के प्रश्न आते हैं। पहला आता है, मान के चलो अभ्यास में आएगा कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर जल है ना। समुद्र अभ्यास को हम लोग देखते हैं, समुद्र की औसत लवणता खाली घर होती है। महासागरीय जल में मुख्यतः खाली घर प्रकार की गतियां होती है। तो महासागरों में ज्वार भाटे होते हैं। तो इस तरह से तरह तरह के प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं, और इन प्रश्न को हम लोग देखेंगे, और आप यहाँ से भी इसको निकाल करके बना सकते हैं, देख सकते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप इस वैश्विक महामारी के लॉकडाउन में, इस बीमारी के पल में आप घर से बाहर ना निकलें। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनती है, घर पर रहें, मास्क का उपयोग करें। जब भी भीड़ भाड़ वाले जगह में जाएं तो मास्क पहन के जाएं, और सुरक्षित रहें, घर पर रहें। बेकार काम के लिए घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।